नकल विरोधी अध्यादेश को सीएम धामी ने दी मंजूरी। नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ का देना होगा जुर्माना। नकल करने वाले परीक्षार्थियों को 10 साल की जेल का प्रावधान। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने की एसीएस राधा रतूड़ी से मुलाकात। एसीएस ने संघ को सीएम के सामने शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने की दी सलाह। कहा, हर प्रतियोगी परीक्षा होगी पारदर्शी। बेरोजगार संघ के आंदोलन में भाग ले रही कांग्रेस। आंदोलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बिगड़ी तबीयत। एम्बुलेंस से पहुंचाए गए घर, अब ठीक बताई जा रही तबीयत। जीएसटी बिल लाओ इनाम पार योजना के विजेताओं को किया वित्त मंत्री ने पुरस्कृत। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, लोगों की जागरूकता से राज्य कर में हुई 34% वृद्धि। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। नकल विरोधी अध्यादेश पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। अब सभी परीक्षाएं नकल अध्यादेश के तहत कराई जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के हितों पर काम करने का वादा है। जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। नकल और पेपर लीक में संलिप्तों को बख्शने का सवाल ही नहीं है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां न सेकी जाएं। हमारे युवा ही प्रदेश का भविष्य हैं। भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नकल विरोधी अध्यादेश पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि अब सभी परीक्षाएं नकल अध्यादेश के तहत कराई जाएंगी। युवाओं के हितों पर काम करने का वादा है। जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। नकल और पेपर लीक में संलिप्तों को बख्शने का सवाल ही नहीं है। छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां न सेकी जाएं। हमारे युवा ही प्रदेश का भविष्य हैं। भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई, उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी। और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है। और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के। यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, नकल विरोधी अध्यादेश को सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। नकल विरोधी अध्यादेश को सीएम धामी ने मंजूरी दी है और इसके बाद इसे लेकर उनका बयान भी सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि अब सभी परीक्षाएं नकल अध्यादेश के तहत कराई जाएंगी। धामी युवाओं के हितों पर काम करने का वादा है। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के हितों पर काम करने का वादा है। जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, नकल विरोधी अध्यादेश पर सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है और इसे लेकर उनका बयान भी अब सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने पहले ही इस बात को लेकर के साफ कहा था कि नकल विरोधी कानून जो है लेकर आया जाएगा, उनकी जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ये देखा गया था कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली देखने को मिल रही थी, जिसमें युवाओं का एक भरोसा जो है वो परीक्षाओं को लेकर उठ रहा था। और सरकार की कोशिश थी कि नकल विरोधी कानून के साथ ही भर्ती परीक्षाओं को जो है एक तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष कराया जाए, उसी को लेकर सरकार आगे बढ़ी। और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि जो अध्यादेश को मंजूरी दी गई है उसमें कड़ा प्रावधान किया गया है कि अब जो भी एक तरीके से जो परीक्षाएं होंगी उसपे नकल विरोधी कानून के तहत जो है कराई जाएंगी, और साथ ही साथ अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस तरह सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि निष्पक्ष परीक्षा हो, पारदर्शी परीक्षा हो, और उसी को लेकर के ये उचित कदम उठाया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जैसे कई आंदोलन देखने को मिले थे युवाओं के, तो मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि अब सभी युवा अपने परीक्षाओं की तैयारी करें, ना कि आंदोलन और किसी के ठहकावे में आए। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह का आंदोलन देखने को मिल रहा था उसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित थे, और यही वजह है कि कल देर रात जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक तरीके से अपना अनुमोदन इस अध्यादेश को दिया, उसके बाद राज्यपाल को उसको भेज दिया है। तो कह सकते हैं कि अब कानून बनने के बाद इस देश का पहला ऐसा कानून होगा जिसमें तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो है सख्त कार्रवाई एक तरीके से की जाएगी अगर कोई दोषी पाया जाता है। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक कर रहे हैं देहरादून से आ रही अगली खबर का। बेरोजगार संघ के आंदोलन में पहुंचे हरीश रावत। आंदोलन के बीच अचानक हरदा की तबीयत बिगड़ गई। हरीश रावत को एम्बुलेंस से घर पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में ही स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। बेरोजगार संघ के आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही। बेरोजगार संघ के आंदोलन में हरीश रावत पहुंचे। इस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हरीश रावत को एम्बुलेंस से घर पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में ही स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बेरोजगार संघ के आंदोलन में हरीश रावत पहुंचे थे और इस दौरान उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ गई। देखिए बिल्कुल, जैसे आज बेरोजगार संघ ने आंदोलन का कॉल की थी, और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं आज कांग्रेस ने अपना समर्थन जो है तमाम जो आंदोलन में सम्मिलित युवा हैं उनको देने की दिया था, और उसी के चलते आज कांग्रेस एक तरह के जरूर के तौर पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंची थी, जहां पर कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत वहां पर बिगड़ी, और उसके बाद उनको एक तरीके से एम्बुलेंस में उनका परीक्षण भी किया गया। तमाम एक तरीके से उनका क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ तौर पर बता रही है कि काफी हालत उनकी खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस के जरिए उनका परीक्षण हुआ और उसके बाद उन्हें घर भेजा गया। फिलहाल हरीश रावत की जो हालात है वो ठीक हैं, इस समय स्वस्थ हैं और अपने घर में मौजूद हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि विपक्ष कहीं ना कहीं पूरे मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में विपक्ष को युवाओं को आगे करके कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। और वही एक तरह देखने को मिला कि विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरह समर्थन अपना युवाओं को दे रहा है, और उसमें एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार पर इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करते हुए और साथ ही साथ हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि आज जब पूर्व मुख्यमंत्री अपना समर्थन देने के लिए युवाओं को पहुंचे तो उनकी हालत बिगड़ी, और जिसके बाद उन्हें जो है इस समय अपने घर में मौजूद हैं, और जहां पर उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही जो है उनका चेकअप हुआ और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। आकाश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपर मुख्य सचिव रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे, उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं, तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। पिछले 1 साल में यहाँ पे कई परीक्षाओं से संबंधित अनियमितताएं उजागर हुई हैं और इसमें बहुत निष्पक्ष जांच
चमोली में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 तक किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाएगा। चमोली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आपको बता दें शनिवार को होगा, शाम 5 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे पूर्व में दिसंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रसार प्रचार चल ही रहा है और आज भी 2 काउंसलिंग अभी चल रही है और मध्यस्थता केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा कल। और उम्मीद तो है कि जो जितने 40 मामले भी अगर यदि जो लगे हैं हमारे, अगर वो निस्तारित हो जाते हैं तो हम एक अच्छा नंबर दे पाएंगे। केदारनाथ यात्रा में आने वाले देश विदेश के यात्रियों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में निर्देश दिए कि तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए उन्होंने गौरी कुंड से श्री केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय खोले जाने के लिए भी भूमि चिन्हित करने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने और सोनप्रयाग में स्थायी चिकित्सालय तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद वासियों और 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, उसके संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना पैसों की दिक्कत है, ना संसाधनों की दिक्कत रहेगी और एक हफ्ते बाद हम पूरे 4 धाम यात्रा की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हम लोग। लाखों यात्री हमारे केदारनाथ धाम आते हैं या बद्रीनाथ जी आते हैं या गंगोत्री आते हैं या यमुनोत्री आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ना दवाइयों की कमी रहेगी, ना उनके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे जो है यात्रियों की सेवा में। खबर देहरादून से अगली, जहां राज्य कर विभाग ने बिल लाओ इनाम पाई योजना के तहत लकी ड्रॉ का आयोजन किया। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विजेताओं को इनाम दिए, जिसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरपॉड का वितरण किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक किया जाए, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिला। इस साल अन्य वर्षों की तुलना में 34% कर में वृद्धि हुई है। जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हमने एक स्कीम लाई थी बिल लाओ इनाम पाओ, और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी और 2 ड्रॉ अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं। तीसरा ड्रॉ भी हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे, उसी जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है, उनको पुरस्कार दिए हैं। लगभग अभी हमारे यहाँ जो लोग आए थे उनको हमने यहाँ पुरस्कार दिया है। एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी कि 3000 लोगों को अब हम लोग पुरस्कृत करेंगे। जोशीमठ के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भू बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ सहित लोकपाल घाटी, चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पीक, गोरसों, खुलारा, वंशी नारायण और धौली गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में हिमपात हो रहा है। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से जोशीमठ में शीतलहर चल रही है। मसूरी के होटल व्यवसायियों को आने वाले दिनों में पानी की भारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मसूरी झील से पानी के दोहन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मसूरी के होटल व्यवसायियों में पानी का संकट गहराने लगा है। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद सभागार में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा व्यवसायियों को कहा गया कि सभी होटल व्यवसायी अपने स्तर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
का जो नया प्रावधान आया है, नियमावली आई है, जिसके अंतर्गत झील के पानी का कमर्शियल उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध करा गया है। टैंकरों से इसकी आपूर्ति मसूरी क्षेत्र में मना करी गई है। इसका एक बहुत ही बुरा असर पूरे के पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा। मसूरी में यमुना पेयजल योजना तो चल रही है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो, जल्द से जल्द ये योजना लागू हो। और अगर ये लागू नहीं होता है और पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा नहीं करी जाती है तो मसूरी में पानी के लिए हाहाकार हो जाएगा और आने वाले पर्यटन सीजन में अधिकांश होटल बंद हो जाएंगे और इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी एनजीटी को लेनी पड़ेगी और जो छवि खराब होगी वो प्रदेश सरकार को और धामी सरकार को उसका फल भोगना पड़ेगा। मसूरी एक पर्यटक शहर है और लाखों की संख्या में मसूरी पर्यटक आते हैं और हम सबको मालूम है कि मसूरी की एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और पानी की यहाँ पे काफ़ी समय से समस्या है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए अभी एनजीटी का एक आदेश आया है कि मसूरी झील से पानी जो है उसका फ्लो बनाया जाए और उसको टैंकर से लेना प्रतिबंध किया गया है ताकि जो ये समस्या है, जो आने वाला पर्यटक सीज़न है उसके लिए हमें किसी तरह से समय मिले और आने वाले पर्यटक सीज़न में किसी तरह की मसूरी की नेगेटिव इमेज या नेगेटिव जो एक इमेज होती है वो ना जा सके। इसको देखते हुए हम एनजीटी में एक रिव्यू अपने अधिवक्ताओं से वार्ता करने के बाद डाले जाइए। सर, ऑनरेबल एनजीटी में जैसा आपको सभी को पता है एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा, जिसका नंबर था 353/2022। तो उसमें ये कहा गया था कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को दोहन किया जा रहा है, जिससे नीचे रिवर और उसकी जो लेक है वो इफेक्टेड हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इफेक्टेड हो रहा है। इस पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई कि आप उसका वहाँ के फैक्चुअल पोजीशन को ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराएं कि वहाँ स्थिति क्या है। कोर्ट ने तो वो कमेटी आई थी, कमेटी ने यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पे एक डिसीजन आया है कि एक तो वहाँ से जो प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तुरंत प्रवाह से रोका जाए। अनकंट्रोल्ड दोहन किसी रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए। रिसोर्स किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो एक सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है। ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कार्तिक शर्मा वर्सेस स्टेट एंड अदर्स में। उसमें 353/2022 वाला केस है और उसमें जो मसूरी में एक प्राकृतिक स्रोत है जो धोबी घाट से और नीचे भट्टा गांव के झील तक जाता है और उसके बाद वो नीचे उसका फ्लो होता है। उसमें कुछ लोग जो है उसका पतनाला डाल करके उससे पानी टैंकरों से भर के होटलों में सप्लाई होता है। उसको लेकर के हुआ कि वो नेचुरल फ्लो को जो है बनाया जाए, मेंटेन किया जाए। तो उसी के संबंध में हमने आज जितने भी उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया, उनको माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया और आज से ही हम उसका जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस बवाल के पीछे कांग्रेस को वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहीं मामले में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का षड्यंत्र है। हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखें। हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं वो उन पर भरोसा बनाए। लक्सर के सेठपुर गांव में उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के आदेश पर प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर जन समस्याओं पर सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में सेठपुर गांव में भी उप जिला मजिस्ट्रेट ने चौपाल लगाकर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर सुनवाई की। इस दौरान तहसील स्तर के कई अधिकारी उपस्थित रहे।
विभागवार समस्याएं सुनी जा रहे हैं। अभी चकबंदी विभाग की शिकायतें सुन रहे हैं। चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें लोगों के द्वारा की गई हैं, इसमें जांच कराई जाएगी और चकबंदी विभाग के कानूनगो और लेखपाल यहाँ पर उपस्थित हैं और जो समस्याएं होंगी उनको वो एक सप्ताह के अंदर उसको निस्तारित करेंगे और जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसके अंतर्गत निस्तारित करेंगे। उसके अतिरिक्त अन्य विभाग भी सारे यहाँ पे हैं, जो भी शिकायतें और समस्याएं आएंगी उनको सुना जाएगा और जो यहाँ पर निस्तारित होने योग्य होंगी यहाँ पर निस्तारित किया जाएगा। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस संबंधित हथियारों के रखरखाव और उनके चलन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार सहित लक्सर के कोतवाल अमरजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अंकुर शर्मा जैसे अधिकारी मौजूद रहे। का मेरे द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शस्त्रों के रखरखाव, कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा उनकी प्रॉपर हैंडलिंग, जो कुछ भी हमारे यहाँ टॉर्च है, क्राइम किट है, सेक्सुअल ऑफेंसेस किट है, इन सभी का निरंतर इस्तेमाल होता रहे और लोगों को उसके, हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को उसके इस्तेमाल संबंधी जो टेक्निकलिटीज हैं वो भी पता हो। मालखाने का निरीक्षण किया गया है, कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और बेहतर तरीके से अभिलेखों को अपडेट किए जाने संबंधी, हिस्ट्री शीटरों की निगरानी और सत्यापन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी में 15 फरवरी तक पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 फरवरी से ऑपरेशन कामधेनु चलाया, जिसका उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करना है। इस अभियान के तहत सभी पशुपालकों को 15 फरवरी तक पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन कर टैगिंग करवाने के आदेश दिए गए हैं। 15 फरवरी के बाद ऑपरेशन कामधेनु के दूसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। साथ ही बिना टैगिंग वाले पशुओं को गौशाला भेजा जाएगा। पिरान कलियर में देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। घायलों में एक जीआरपी का जवान भी शामिल है। 3 तेलीवाला गांव से कलियर की ओर जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।